नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है ना। इसमें अपना 7वां पाठ है। तो चलिए हर एक फैक्ट, तथ्य और लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते, पाठ है 7, आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के बारिश छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी। लंबी परंपरा के बारिश छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृहयुद्ध के लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। दोबारा से लेते हैं ना। विषय है 7, आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के बारिश छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृहयुद्ध के लिपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, है ना। और यहाँ तक कि ताइवान 1895, दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, यहाँ तक कि ताइवान 1895, कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए, यानी कि ताइवान को मिलाया था जापान ने 1895 में और कोरिया को मिलाया था 1910 में, साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। तगड़ा काम है यार। देख, 1894 में तो चीन को हरा दिया जापान ने, ठीक है। फिर 95 में ताइवान को अपने में उपनिवेश में ला लिया ताइवान को, और कोरिया को 1910 में बना लिया। लेकिन कोरिया से पहले जापान को हराता है वो, यानी कि चीन को हरा के तो ताइवान को उपनिवेश बना लिया और रूस को हरा के कोरिया को उपनिवेश बना लिया। जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही, उनके सामने कई कठिनाइयाँ आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को भी क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में जीत हासिल की। 1949 में 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में जीत हासिल की। 1949 में, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। उनको लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि, विचारधारात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अभी बरकरार रहा।
जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आगल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अगर जापान ये लालसा नहीं रखता ना साम्राज्य की, तो शायद अब वर्तमान में वो काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र होता। जो है ना शक्तिशाली महाशक्तियाँ, उनको टक्कर देता भाई। झोंक दिया। 1945 में आगल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफ़र उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफ़र उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उसे ठहराया गया, है ना भाई। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफ़र उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उसे ठहराया गया। जापान में जिस तेज़ी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। जापान में जिस तेज़ी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उसकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान के इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया। जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया। जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। आ सकता है भाई ये सीमा छियन। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में एक था, है ना, सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था। 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना। मेजी सरकार के लिखित शब्द का बहुत सम्मान था। साहित्य कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकार इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है ना भाई।
एक मिनट। 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग जी चाओ यह जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक समय से एक है। कुमे कुनी ताके 1839 से 1931 जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो 1254 से 1324 जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे 1274 से 1290 तक रहे। कौन? मार्को पोलो। यानी कि ये भाई साहब 16 साल रहा था मार्को पोलो। चीन में जेसुइट पादरी मिटियो रिक्की 1552 से 1610 और जापान में लुई फेरोए 1532 से 1593 जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारी दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। दोबारा ले लो यार, याद होना जरूरी है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग जी चाओ यह जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनीताके 1839-1931 जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो, ये आ चुका है। मार्को पोलो किस देश से संबंधित थे? इटली। लियोनार्डो दा विंची किस देश से संबंधित थे? 1254 से 1324 जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे। चीन में जेसुइट पादरी मेटियो रिक्की 1552 से 1610 और जापान में लुई फेरोए 1532 से 1593। चीन में जेसुट पादरी मेटियो रिक्की है ना 1552 से 1610 और जापान में लुई फेरोए 1532 से 1593 जैसे बुद्धिजीवियों के काम को आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारी दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापान इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। अंग्रेजी में चीनी जापान इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज जेनसम के कार्य से। अंग्रेजी में चीनी जापान इतिहास दोबारा देख लेना। अंग्रेजी में चीनी जापान इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापान इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज जेनसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई है। अनुदित मतलब अनुवाद हुई है। चीनी और जापानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई है। इनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। अंग्रेजी में अनुदित हुई है। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए हैं। चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापान में लिखते हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों में आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। नाइतो कोनन 1866 से 1934। नाइतो कोनन जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है।
जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है, तो नाम है कोनन और कुल नाम है नाइतो। ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपनी पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। क्योतो। सीनारोन चीन पर 1914। उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल में चले आ रहे। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। सीनारोन चीन पर 1914 में। उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश 1960 से 1279। सुंग राजवंश का शासनकाल था 960 से 1279। 960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए थे। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आईं जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था। लेकिन वे राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था। सुंग राजवंश 960 से 1279। सीनारोन उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। अब है परिचय। चीन और जापान भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन और जापान के चीन विशालकाय प्रायद्वीप देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं: पीली नदी, वुहांगे, यांगसी नदी, झांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, और पर्ल नदी देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। जब पीली नदी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। पीली नदी किसको कहते हैं? हुआंग है। और यांगत्सी नदी, झांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। यांगत्सी नदी, इसका पुराना नाम है झांगजियांग। पीली नदी तो बोलते हैं हुआंग है, और यांगत्सी नदी झांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, और पल नदी देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। पूर्वी चीनी सागर, जापानी क्षेत्र 1941, ताइवान। और डिटेल दे रखी है कहीं इसकी? नहीं, पूर्वी एशिया है ना। ये तो रूस है भाई, रूस हो गया ये। अब रूस के बाद में प्रशांत महासागर और होक्काइदो, होन्शु जापान, तोक्यो, कोत्यू, हिरोशिमा, क्यूशू, शिकोकू।
जापान सागर पूर्वी सागर। मंचूरिया, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया। इतना एरिया था पहले जापान का। चीन है ना, लेकिन इसने और ज़्यादा साम्राज्य की लालसा में युद्ध किए, इस वजह से मामला फैल हो गया। मंचूरिया, मंचूरिया कहाँ है, ये एरिया। मंगोलिया, चीन के जस्ट ऊपर है मंगोलिया। होकाइदो, होन्शु, तोक्यू, कोतो, हिरोशिमा, क्यूशू, शिकोकू। जापान सागर पूर्वी सागर। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। कोरिया पे पूरा पे कब्जा कर लिया था, मंचूरिया पे कर लिया था भाई। और ये ताइवान पे भी कब्जा कर लिया था। आई बात समझ में। जापान क्षेत्र 1941 है। जो रेड रेड डॉट दिख रही है ना, जो 1941 में इतना बड़ा साम्राज्य था जापान का। अब तो सिर्फ वर्तमान में तो जापान यही है। ठीक, यानी कि चीन से बड़ा था। संघाई। आगे चलते हैं। जब परिचय, देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। पीली नदी किसको बोलते हैं, हुआंगे को। यांगत्से नदी, झांगजियांग, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। यांगत्से कांग नदी, यांगत्से नदी। झांगजियांग, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। क्या, हान पहाड़ी है ना। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा चीनी पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयता हैं जैसे कि उइगुर, हुई, माचू, तिब्बती। कैंटनीज कैंटन, गुआंगजाओ की बोली उए और संगाई की बोली बू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणीय कैंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाला ज़्यादातर चीनी कैंटन फ्रांस से आते हैं। कैंटन मतलब चीनी कैंटन, कैंटीन बोल सकते हैं क्या इसको। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणीय कैंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन फ्रांस से आते हैं। जाना माना डिम सम, शाब्दिक अर्थ दिल को छूना। डिम सम यहीं का खाना है, जो गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर। उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है, जबकि सेंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूँ दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है, जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होकाइदो ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। लगभग बहामास वाले अक्षांश पर मुख्य द्वीपों की 50% अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आयनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था।
लेकिन कुछ आयन अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत। कच्ची मछली साशमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। साशमी या सुशी। भाई पशुपालन की परंपरा नहीं है जापान में, ये बात खासतौर से ध्यान देने योग्य है। पशुपालन की परंपरा अब है जापान। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइयो। ये क्या है? द्वीप है। होकाइदो, होकाइदो। व्यक्तियों द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा जालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। लोगों ने श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया जब कोरिया जापान को उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है। मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। अब है जापान। ठीक, जापान इसको पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।